देखिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। ये लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, 13 नंबर का सेकंड पार्ट का लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपने 9th क्लास में भी पढ़े, 10th में भी पढ़े, 11th में भी पढ़े और यहाँ पे फाइनल 12th। अच्छी प्रोबेबिलिटी है आपकी। सबसे पहले मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ कि 2022-23 के लिए अपने को क्या क्या चीज़ पढ़ना है और क्या क्या चीज़ अपने सिलेबस में से हटी है या जो चीज़ नहीं है अपने सिलेबस में वही बताता हूँ और जो है वही बताता हूँ। तो चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी का 2022-23 के पेपर के लिए है ये। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है बताते हैं आपको और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये भी बताएंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती है ये बताएंगे आपको और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन। टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी का भी एक थ्योरम होता है वो बताएंगे। बेस थ्योरम होता है, बेस थ्योरम और फिर उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी बताएंगे। रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल का मीन। इतनी चीज अपने सिलेबस में है, इतनी चीजें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन करेंगे। और ये डिलीटेड टॉपिक जिसका सिलेबस के अंदर कोई जिक्र नहीं है, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का जो वेरिएंस होता है वो अपने सिलेबस से हट गया तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वेरिएंस के बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन भी आता है इसका, रैंडम वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो भी अपने सिलेबस में नहीं है। और एक चीज और अपने सिलेबस में नहीं है जो पहले से ही हटा दिया उन्होंने 2-1 साल से, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ऊपर पूरी एक एक्सरसाइज थी वो भी अपन नहीं पढ़ेंगे, एक एक्सरसाइज छूटेगी। और ये वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसके ऊपर एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो छूटेगी। तो 3 टॉपिक अपने सिलेबस से हटे हुए हैं जिसमें बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज है तो वो एक्सरसाइज छूट जाएगी, 13.5 नंबर की होगी मेरे ख्याल से। तो जो चीज़ अपने सिलेबस से रिलेटेड है बस अपन वही चीज़ पढ़ेंगे, जो चीज़ नहीं है उसको छोड़ देंगे। एक एक्सरसाइज तो पूरी हटेगी और ये 2-1 चीज़ ये वाली हटेगी, बाकी सब पढ़ेंगे। ठीक है, ये सिलेबस आप नोट करके रख लेना, इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना। इससे ज़्यादा आपने पढ़ ली तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपको कम से कम इतना तो पढ़ना ही पड़ता। तो अपन पहले इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही बहुत है। देखिए प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन तो आपको पहले से मालूम है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट रहेगा उसके अंदर जितनी भी इवेंट्स होगी वो सारी की सारी इवेंट अगर इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली का मतलब उनके होने के चांसेस अगर इक्वल है तो अपन प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पी ऑफ ई जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 1, इस रेंज के अंदर आपकी प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है, तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन आप कई सालों से पढ़ रहे हैं। अब अपना जो टॉपिक है वो देंगे। चलिए देखिए क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी, पहला टॉपिक है अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यहां से चालू हो रही है अपनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 12 क्लास में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो आपको मालूम है लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी तक आपने 11 क्लास के सिलेबस तक आपको कंडीशनल नाम का वर्ड आपकी प्रोबेबिलिटी में नहीं आया था। अब यहाँ पे आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो आपको मालूम है, कितने किसी इवेंट के होने के फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम रहेंगे उसको टोटल नंबर ऑफ आउटकम से आप डिवाइड कर देते तो प्रोबेबिलिटी आ जाती। किसी चीज के होने के कितने % चांसेस है उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपको एक कंडीशन गिवन रहेगी। एक कंडीशन गिवन रहने का मतलब ये है कि एक इवेंट ऐसी रहेगी जो पहले ही हो जाएगी, पहले एक इवेंट हो जाएगी और उसके बाद आपको दूसरी इवेंट जो उस इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है उसका उससे कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तो आपको उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है। मतलब एक इवेंट जो पहले हो चुकी होगी उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता रहेगी या कंडीशन आपको गिवन रहेगी, उसके बेस पे मतलब उसकी हेल्प लेके उसका कितना इफेक्ट अपनी उस इवेंट के ऊपर पड़ने वाला है, जो इवेंट की अपने को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो वो उस इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। तो चलिए मैं इसको, थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप का है, थोड़ा सा हल्का सा, तो मैं इसको लिख देता हूँ आपको, फिर इसके सिंबल बताता हूँ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, फिर उसकी डेफिनेशन बताता हूँ और फिर उसका फॉर्मूला बताता हूँ और फिर अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे उसके। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको कंडीशन दी रहेगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, कोई इवेंट आपके पास में ई है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। एक इवेंट ई है और एक इवेंट एफ है, तो ई इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। लेकिन आपको ये पता रहेगा कि एक इवेंट एफ जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पी ऑफ ई अपॉन एफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए मैं लिख देता हूं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, कोई भी इवेंट ले सकते हैं, मैंने ई लिया, is called conditional probability of E, given that event F has already occurred. Occurred. Probability of event E is called conditional probability of E. E event की probability को conditional probability of E बोलते हैं कब? Given that event F has already occurred. जब एक event F already हो चुकी है. It is denoted by P, probability के लिए P of E upon F, ऐसा, और P of E upon F और P of E upon F, and it is defined as, अब देखिए ध्यान से देखना जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। एक इवेंट ई है, उसकी प्रोबेबिलिटी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, गिवन दैट इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब एक इवेंट एफ पहले ही हो गई तो हम ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोले। मतलब एक इवेंट पहले हो जाएगी, उसके बाद जो इवेंट होगी वो उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, किसकी? ई इवेंट की। इट इज डिनोटेड बाय, अब ई इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए कैपिटल पी लिख देंगे और ब्रैकेट में ई अपॉन एफ। आप अपॉन के लिए ये वाला साइन लगा सकते हैं ऐसा स्लैश, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ के लिए सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब भी अपॉन ही है, मतलब ये डिनोमिनेटर में है एफ, यहाँ पे डिनोमिनेटर एफ में था, यहाँ पे एफ में, ये भी आपका स्लैश ऐसा सीधा स्ट्रेट लाइन लगा दिया, और पी ऑफ ई अपॉन एफ अपन ऐसा भी लिखते हैं। और इसको पढ़ते क्या है? इसको पी ऑफ ई अपॉन एफ ऐसा नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। जो नीचे लिखा हुआ ये वाली इवेंट पहले ही हो गई, और प्रोबेबिलिटी किसकी निकलेगी? जो इवेंट ऊपर लिखी हुई। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल रहा है, लेकिन ई की कौन सी प्रोबेबिलिटी है? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये कंडीशन नीचे दी हुई है। तो ये वाली इवेंट पहले ही होगी, जो बेस में जो इवेंट रहेगी डिनोमिनेटर पे वो इवेंट हो जाए, तो पी ऑफ ई अपॉन एफ बोलेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, इसको भी पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, या आप ऐसा ही बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। ई जो है वो एफ के बाद में हो रही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। तो ये तीन सिंबल है, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन। आप किसी भी सिंबल का यूज कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर कभी ये वाले सिंबल का यूज कर लेता है वो, कभी ये वाले सिंबल का यूज कर लेता है, कभी ये वाले सिंबल का यूज करता है। अपन भी किसी का भी यूज कर सकते हैं, सबका मतलब एक ही है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ को आप ऐसे लिखेंगे। अपन ज्यादातर मैं ऐसा लिखता हूँ या फिर मैं ऐसा लिखता हूँ। इसका मतलब है ये जो नीचे इवेंट लिखी हुई है ये इवेंट पहले ही हो गई। अब अपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी निकलेगी? ये ऊपर वाली इवेंट की निकलेगी, तो इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। इसको भी बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, ये एफ पहले ही हो गई, इसको ही बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। अब जैसे अपन ने यहाँ पर दो इवेंट ई और एफ लिए, तो ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हुई आपकी? पी ऑफ ई अपॉन एफ। अगर अपन दो इवेंट ए और बी ले लेते हैं कि एक ए इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन दैट कि बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए अपॉन बी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी हो जाएगा।
कैसा भी लिख सकते हैं आप इसको, पी ऑफ ए अपॉन बी ऐसा भी लिख सकते हैं आप, पी ऑफ ए अपॉन बी ऐसा भी लिख सकते हैं। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप ए ऑन बी हो गए। ऐसी दो इवेंट सी और डी है तो सी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सी अपॉन डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये सी ऑन डी ऐसा। तो जिस इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है वो प्रोबेबिलिटी ऊपर रहेगी और जिसके बेस पे निकालना है उसको इवेंट को नीचे लिखना है। सही मायने में ये प्रोबेबिलिटी ई की निकल रही है, लेकिन किसके ऊपर निकल रही है, ऐप के ऊपर निकल रही है। ई जो है वो ऐप के ऊपर डिपेंड करेगा, ई ऐप के ऊपर डिपेंड, मतलब उसका कुछ ना कुछ उससे रिलेशन रहेगा। तो ऐप इवेंट, नीचे वाली इवेंट आपकी पहली हो जाएगी, उसके बेस पे आप ऊपर वाली इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इट इज डिफाइंड एज, अब इसको डिफाइंड कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं पी ऑफ ई ऑन एफ। आप चाहे तो ऐसा लिख दो, आप चाहे तो पी ऑफ ई ऑन एफ ऐसा लिख दो, और आप चाहे तो पी ऑफ ई ऑन एफ ऐसा लिख दो। तीनों में से कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं और तीनों को डिफाइंड ऐसे करते हैं, तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू। अब देखना यहाँ पे दो इवेंट है ई और एफ, तो दोनों का इंटरसेक्शन की, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये वाली प्रोबेबिलिटी रख देंगे न्यूमरेटर में। और इसको नीचे कौन सी इवेंट दिख रही है आपको, एफ दिख रही है, तो आप प्रोबेबिलिटी आप एफ से डिवाइड कर दें। और यहाँ पे एक कंडीशन रहेगी कि ये जो पी ऑफ एफ है जो डिनोमिनेटर में है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। पी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी रहती है आपको मालूम है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी रहती है जीरो। मतलब ये नीचे वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। नीचे जो भी रहेगा आपकी, जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी रहेगी वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो फॉर्मूला समझ में आया आपको, कैसे डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन है इसकी। पी ऑफ ई ऑन एफ या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ को कैसे लिखेंगे, जो दोनों इवेंट आपकी लिखी हुई दोनों का इंटरसेक्शन लिख लो, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन है। अब ये पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यदि आपको डायरेक्ट दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे इसको, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर जितने भी फेवरेबल केसेस है वो आ जाएंगे, और अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ एस आपका सैंपल स्पेस के अंदर जितने या रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम है उससे डिवाइड कर देंगे, तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एस से आपका क्या निकल जाएगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकल जाएगा। ऐसे ही आपको पी ऑफ एफ निकालना है, अगर गिवन नहीं है, डायरेक्ट गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो पी ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ एफ। ये फेवरेबल केसेस हो जाएंगे इसके, और इसको टोटल केसेस से डिवाइड कर देंगे, एन ऑफ एफ अपॉन एन ऑफ एस करेंगे तो ये पी ऑफ एफ। तो यहाँ पर पी ऑफ एफ या जो डिनोमिनेटर में जो प्रोबेबिलिटी वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप इस डेफिनेशन को याद कर लो, ये अपने बड़े काम में आएगी, इससे अपने क्वेश्चंस होंगे। ये हो गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। प्रोबेबिलिटी जो ऊपर इवेंट है उसकी निकल रही है, किसके बेस पे निकल रही है, जो इवेंट आपके डिनोमिनेटर में लिखी है उसके बेस पे। सिमिलरली अब देखिए, मान लीजिए ऐसे ही आपको पी ऑफ एफ अपॉन ई निकालना है। देखिए एफ अपॉन ई का मतलब क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर, ई के ऊपर। यहाँ पर ई इवेंट पहले ही हो जाएगी, तो इसकी डेफिनेशन कैसी होगी, यहाँ पर दो इवेंट है ई और एफ, तो दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिखो या एफ इंटरसेक्शन ई लिखो, बात एक ही, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। और डिवाइड किससे करेंगे, जो इवेंट नीचे रहेगी इसकी प्रोबेबिलिटी से। ई नीचे है तो पी ऑफ ई से डिवाइड करें, और यहां पर पी ऑफ ई जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में पी ऑफ ई है। अगर पी ऑफ ई जीरो हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ ऑन ई का मतलब भी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है, जो दोनों इवेंट है उसका इंटरसेक्शन ले लेना, चाहे आप इसको एफ इंटरसेक्शन ई लिखो या ई इंटरसेक्शन एफ लिखो, बात एक ही है।
और डिवाइड किससे करना है, जो इवेंट नीचे रहेगी उससे। ये होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई। किसी भी सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 सिंबल है जो आपको करना है ऊपर। मान लीजिए एक इवेंट ऐसी है आपकी पी ऑफ ए अपॉन बी, यहां से अपने को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है किसके ऊपर, बी के ऊपर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है पी ऑफ ए अपॉन बी। यहाँ पर बी इवेंट पहली हो गई, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पर दो इवेंट ए और बी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, नीचे बी है तो पी ऑफ बी से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर पी ऑफ बी आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि पी ऑफ बी कभी 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसा ही अगर आपको पी ऑफ बी अपॉन ए निकालना है, ए इवेंट पहली हो गई, तो यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखो या पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखो, नीचे आपका अगर ए रहेगा तो इसको पी ऑफ ए से डिवाइड कर। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आई, जो इवेंट ऊपर लिखी रहेगी उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर, जो इवेंट नीचे रहेगी। और उसके 3 सिंबल है, तीनों में से आप कोई भी यूज करो, चाहे आप ऐसा स्लैश लगाओ, ऐसा लगाओ, ऐसा लगाओ, तीनों का मतलब एक ही। किताब के अंदर ऐसा सीधा वर्टिकल वाला लिया होने जा रहा था, ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, आपको जो लेना वो ले लो। तो ये हो गई आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी ऊपर जो इवेंट लिखी रहेगी उसकी है, किसके बेस के ऊपर, जो इवेंट नीचे लिखी है, और उसकी डेफिनेशन ऐसी। अब ये इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, बात एक। तो ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे, यहां से अपनी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो रही है। मान लीजिए दो इवेंट एक्स और वाई है, तो आपको पी ऑफ एक्स अपॉन वाई निकालना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ऑन वाई, तो वो हो जाएगा पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा, और नीचे वाई था तो पी ऑफ वाई से डिवाइड कर दे, जो इवेंट नीचे रहेगी उसी से डिवाइड करना, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन रहेगा। चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.1। ये जो एक्सरसाइज है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट आपकी पहले ही हो जाएगी, और जिस इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखना है आपको उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, जैसे एफ इवेंट पहले ही हो गई, और ई इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ई अपॉन एफ, और उसकी डेफिनेशन है पी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। डिनोमिनेटर में जो इवेंट रहेगी उसकी प्रोबेबिलिटी से आपको डिवाइड कर देना, और डिनोमिनेटर की प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गिवन दैट, ध्यान से पढ़ना एक एक चीज को, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स, दो इवेंट दिए ई एंड एफ, सच दैट पी ऑफ ई, इसको पी ऑफ ई पढ़ते हैं, पी नहीं पढ़ते हैं, पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.6। जो ई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, पी ऑफ एफ जो एफ इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, एंड पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और दोनों इवेंट का जो इंटरसेक्शन है ई का और एफ पर, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 दी हुई। तो फाइंड पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। देखो ये वाला सिंबल लगाया उसने, सीधी खड़ी लाइन लगा दी, मतलब आपको ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना किसके ऊपर, एफ के ऊपर निकालना एक, एंड पी ऑफ एफ ऑन ई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई, और एफ की ई के ऊपर निकालना। सारी चीजें आपको गिवन है, जो जो चीज गिवन थी मैं उसको लिख लेता हूँ। पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.6, क्वेश्चन में भी लिखिए, पी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.3, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2। तो आपको फाइंड आउट करना है पी ऑफ ई अपॉन एफ। तो पहले पी ऑफ ई अपॉन एफ ले लेते हैं अपन। पी ऑफ ई अपॉन एफ, आप ये वाला सिंबल लगा सकते हैं, उसने ये वाला लगाया, आप चाहे तो ऐसा स्लैश लगा सकते हैं, आप चाहे तो ई अपॉन एफ ऐसा लिख सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी लगा दो, मैंने तीनों बता दिया। इस इक्वल टू क्या होगा, इवेंट ई और एफ है तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और अपॉन नीचे कौन सी इवेंट है, एफ है, तो पी ऑफ एफ से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर पी ऑफ एफ की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, देखो पी ऑफ एफ दिया 0.3 दिया, 0 नहीं दिया, रख दो इसके अंदर सारी वैल्यूज है आपके पास। तो ये हो जाएगा आपका पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू है आपके पास 0.2 रख दिया आपने, अपॉन पी ऑफ एफ की वैल्यू है आपके पास 0.3। ऐसा, अब इसको सॉल्व कर, अब इसको सॉल्व करने के लिए एक बड़े काम की चीज सुनो जो अपन बार बार यूज करें।
यहाँ पे डेसिमल भी लिखी हुई प्रोबेबिलिटी, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाता है, लेकिन कब होता है, जब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इक्वल हो। अगर नंबर ऑफ डिजिट इक्वल ना हो तो आप इक्वल कर लेंगे जीरो लगा के। तो अभी देखो यहाँ डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, तो डेसिमल से डेसिमल को उड़ा दो, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा ऐसा। लेकिन कब होता है, जब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इक्वल होना चाहिए। यहाँ भी एक डिजिट था, यहाँ भी एक डिजिट, अगर डिजिट कम ज्यादा हो तो आप जीरो लगा के उसको इक्वल कर सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया, 2/3, बस यही आपका आंसर हो गया। ये आ गई आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ 2/3। और 2/3 को भी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगी आपकी प्रोबेबिलिटी। कम से कम 0 आ सकती, ज्यादा से ज्यादा 1 है। तो एक आंसर हो गया। दूसरा, पी ऑफ एफ अपॉन ई कैलकुलेट करना आप, एंड पी ऑफ एफ अपॉन ई, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई। इसका फॉर्मूला या इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, दो इवेंट है ई और एफ, तो दोनों का इंटरसेक्शन, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी। आप चाहे इसको ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी लिखो या एफ इंटरसेक्शन ई की लिखो, बात एक ही है। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए एक ही बात होती है। तो अपन सीक्वेंस में लिखे अपन ने ई इंटरसेक्शन एफ, और डिवाइड किससे करेंगे, नीचे कौन सी इवेंट है, ई इवेंट है, तो पी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करते हैं। इनकी वैल्यू अपने पास में वैल्यू रख देते हैं, विच इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास में है 0.2, देख के रखेंगे ये 0.2, और पी ऑफ ई की वैल्यू है, पी ऑफ ई की वैल्यू 0.6। देखो डेसिमल के बाद में एक एक डिजिट है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर देते हैं, इज इक्वल टू 2/6। अब इसको सॉल्व करके लिखना, छोड़ना नहीं है, ऐसा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर लो, विच इज इक्वल टू 1/3। बस ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई, एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई जिसके ऊपर ई के ऊपर, और ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई एफ के ऊपर 2/3। देखो बहुत सिंपल है, बस आपको छोटा सा फॉर्मूला याद रखना और वैल्यू रखना उसके अंदर। आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको, लास्ट चैप्टर है ये 13 नंबर का, ये रहा 13.1, P ऑफ E on F 2/3 और P ऑफ F upon E, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F on E 1/3। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ A on B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A on B। देखिए A इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर, B के ऊपर। A P ऑफ B आपको 0.5 दिया हुआ है, एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B 0.32 के इक्वल दिया हुआ है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, P ऑफ A अपॉन B। तो जो जो चीज गिवन है मैं उसको लिख लेता हूँ पहले, ये क्वेश्चन में दिख रही है वैसे, P of B is equal to 0.5 and P of A intersection B, उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी है 0.32। अब देखो अपने को P ऑफ A अपॉन B निकालना, तो डायरेक्ट अपने पास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है P ऑफ A ऑन B। देखिए सिंबल आप चाहे ये वाला लगाओ, चाहे आप इसको ऐसा लिख दो A अपॉन बी, ऐसा लगा दो आप, या आप इसको ऐसा लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको जैसा दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन वैसा लगा दो, मैंने तीनों बताया, मतलब एक ही। फिर भी एक चीज हो कि जैसे यहाँ पे ऐसा खड़ा वाला वर्टिकल लगाया आपने, ऐसे स्लैश वाला लगा दी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब उसका वही। तो P ऑफ A अपॉन B इज इक्वल टू, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन अपने पास में, दो इवेंट A और B दिख रही है आपको, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ले लो, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और नीचे आपकी B इवेंट दिख रही, तो प्रोबेबिलिटी आप B से डिवाइड करो। देखिए क्वेश्चन कराते कराते मैं इतने बार वही चीज को बोलता हूँ कि फॉर्मूला वैसे ही याद हो जाता है और कभी भूलता भी नहीं है बच्चा इसको। अब इसके अंदर वैल्यू आपको A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी भी आपके पास में है, P ऑफ B भी आपके पास में, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, तो विच इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया हुआ 0.32। जीरो ठीक से बनाएंगे भाई, जीरो का बहुत ज्यादा यूज होगा इसके अंदर, पूरे प्रोबेबिलिटी में जीरो का बहुत ज्यादा यूज है। कारण क्या है कि प्रोबेबिलिटी के जो आंसर रहते हैं वो 0 और 1 के बीच में, या 0 से बड़े और 1 से छोटे आते हैं, इसलिए जीरो का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो सबसे ज्यादा बार इसके अंदर आप जीरो यूज करेंगे तो जीरो करेक्टली यूज करेंगे, और जीरो यदि आप सही नहीं बनाएंगे तो सबसे ज्यादा बार आप जीरो को गलत बनाएंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अपने देश के अंदर
जीरो करेक्ट बनाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम लोग करेक्ट जीरो बनाते हैं। आप सही से बनाए। पी ऑफ बी की वैल्यू, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.32 और पी ऑफ बी की वैल्यू 0.5, ये 0.5। अब देखिए यहाँ पे ऊपर भी डेसिमल है, नीचे भी डेसिमल है। हम डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इक्वल होना चाहिए। तो ये 1 2 डिजिट है, यहाँ पे एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद, तो इसमें एक जीरो बढ़ा। डेसिमल के बाद में कोई डिजिट और उसके आगे जीरो लगाने से उसकी वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये 0.5 ही रहेगा। चाहे आप इसको 0.50 लिखो तब भी वो 0.5 ही है, आप कितने भी जीरो लगा देंगे तो 0.5 ही रहेगा। तो यहाँ पे 2 डिजिट थे तो मैंने यहाँ भी 2 कर दिया। अब आप डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल कर लो ऐसा करके। मैं ऐसा करता हूँ, आपको कोई और तरीके से करना है तो वो कर लो। विच इज इक्वल टू 32/50। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है आपको, छोड़ना नहीं है ऐसा। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 टाइम और 2 से 25 टाइम। तो फाइनली वी हैव गॉट 16/25। बस यही आपका आंसर। इसको डिवाइड करके नहीं लिखना आपको, नहीं तो आप 16 को 25 से डिवाइड करते 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है आपको। बस 16/25, लेकिन जो आंसर आ रहा है उसको देख लेंगे कि वो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 0 और 1 के बीच में आना चाहिए या उसके इक्वल आ सकता है, उसके बाहर नहीं जाएगा। तो 16/25 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ए ऑन बी। आंसर देख लो, आंसर हर क्वेश्चन का देखना। ये रहा पी ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू 16/25। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8। देखिए मैं आपको क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका भी बताता हूँ। मैं जैसा पढ़ रहा हूँ आप वैसा पढ़िए उसको, नहीं तो मैं पढ़ रहा हूँ उसको पी ऑफ है और आप पढ़ रहे हो उसको पी ए, तो वो कोई मतलब निकलता नहीं फिर। मतलब वो कितना भी सिखा रहे तो आप कर वही रहे जो आपको करना है। जैसा आपको पढ़ने का तरीका बताया जा रहा है आप भी ऐसा पढ़िए, नहीं तो फिर वो ऐसी आदत बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8, पी ऑफ बी 0.5 एंड पी ऑफ बी ऑन ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए लिखा हुआ है 0.4 फाइंड। तो आपको ये 3 प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। P of A intersection B, P of A upon B, P of A union B। अब सबसे पहले जो जो चीज अपने को गिवन है मैं उसको लिख लेता हूँ। क्या क्या गिवन है अपने को? P of A is equal to 0.8, P of B is equal to 0.5 and P of B on A इज इक्वल टू 0.4। अब देखिए ये पहला वाला कैलकुलेट करना है। फर्स्ट P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये इंटरसेक्शन का साइन है, ये यूनियन का साइन। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B के लिए अपने पास में P ऑफ A अपॉन B या B अपॉन A की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। आपको देखो P ऑफ B अपॉन A आपको गिवन है, तो जो चीज गिवन रहता है अपन उसी की हेल्प से अपन करेंगे। आपको मालूम है देखो यहाँ बी और यहाँ ए दिख रहा है, 2 इवेंट दिख रही, तो इसको जब अपन डिफाइन करेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दोनों का इंटरसेक्शन। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपने को यहाँ से मिल जाएगा इस फॉर्मूले से, तो मैं इसका यूज कर देता हूँ। पी ऑफ बी अपॉन ए या बी ऑन ए बोल दो इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0.4, ऐसा दिया हुआ है। अब ये पी ऑफ बी अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं हम P ऑफ A और B इवेंट है, तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ले लो, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन नीचे कौन सी इवेंट है? A है, तो P ऑफ A से डिवाइड कर लो इज इक्वल टू 0.4। देखो ये फॉर्मूला जनरेट हो गया आपका यहाँ पे। P ऑफ B अपॉन A को मैंने P ऑफ A इंटरसेक्शन B लिख दिया अपॉन P ऑफ A से डिवाइड कर दिया, नीचे जो P ऑफ A था तो उससे। अब देखो यहाँ से P ऑफ A इंटरसेक्शन B मिल जाएगा। ये कैलकुलेट करना अपने को ये वाला, तो इसको मैं यही रहने देता हूँ। पी ऑफ ए का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहीं पे वैल्यू रख दो पहले, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, विच एम्प्लाइज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको कैलकुलेट करना है, इसको ऐसे रहने दो। पी ऑफ ए की वैल्यू देख लो कितनी है, तो पी ऑफ ए की वैल्यू 0.8 इज इक्वल टू 0.4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते 0.8 को इधर, विच एम्प्लाइज P ऑफ A इंटरसेक्शन B आ गया आपके पास इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.8, विच एम्प्लाइज P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू। अब देखो
दोनों नंबर मल्टीप्लाई में, दोनों डेसिमल वाले, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो और जितने डिजिट है उसको प्लस करके, जितने डिजिट का डेसिमल उसको प्लस करके उतने डिजिट का डेसिमल लगा। यहाँ एक डिजिट का है, यहाँ पे एक डिजिट का, तो एक और एक दो हो जाएगा। तो दो डिजिट के बाद यूनिट के प्लेस से आप दो डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा दें। तो 4 8 जा 32 होता है, तो ये पहले 32 लिख दिया मैंने। अब कितने डिजिट का लगाना है आपको? 1 2 डिजिट, तो 1 2, यहाँ 0 लगा, 0.3 पहले मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और एक एक डिजिट था आपका डेसिमल के बाद में, तो 1 और 1 2 होगा। यूनिट की तरफ से काउंट करके 1 2 डिजिट का डेसिमल लगा, तो सामने 0 लगा, तो 0.32 आ गई आपकी ये प्रोबेबिलिटी। ये एक आंसर हो गया। ये P ऑफ A इंटरसेक्शन B 0.32। और इसको पढ़ना क्या है? इसको 0.32 पढ़ना है। डेसिमल के बाद कितने भी डिजिट लिखे हो तो उसको 1 बाय 1 पढ़ा जाता है, इकट्ठे नहीं पढ़ेंगे इसको। 0.32 नहीं पढ़ेंगे या 0.32 नहीं पढ़ेंगे। जो आदमी या जो महिला इसको 0.32 या 0.32 पढ़ ले, उसको ये समझ लो आपको उसको मैथमेटिक्स आता नहीं, उसने मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं, और पढ़ा भी है तो उसने सही से नहीं पढ़ा। डेसिमल के बाद कितने भी डिजिट आ जाए उसको 1 बाय 1 पढ़ा जाता है, एक के बाद एक। मतलब 0.32 पढ़ेंगे, इसको 0.32 नहीं पढ़ना है। कोई आपको 0.32 पढ़ता हुआ मिल गया तो आप समझ जाना कि उसका लेवल कितना है मैथमेटिक्स का। पढ़ाने वाले पे ध्यान रखना, दनादन देते हैं पढ़ाने वाले। तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पढ़ाए तो बात अलग है, तो उनका मैथमेटिक्स से लेना देना नहीं रहता। लेकिन कोई मैथ्स पढ़ा रहा है और वो मैथ्स पढ़ रहा है 11 12 में लेके, और वो डेसिमल के बाद में डिजिट को इकट्ठे करके पढ़ रहा है अपनी सुविधा के हिसाब से, उसकी सुविधा के हिसाब से मैथमेटिक्स नहीं चल रहा है यहाँ पे। मैथमेटिक्स जैसा है वैसा चल रहा है। चलिए सेकंड पार्ट इसका, P ऑफ A ऑन B। सेकंड P ऑफ A ऑन B, ये कैलकुलेट करना है। तो अब देखो दो इवेंट है A और B, तो इसकी डेफिनेशन कैसी हो जाएगी? P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन नीचे दिए तो P ऑफ B भी आपको गिवन है, और A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी आपने ये निकाल ली, तो डायरेक्ट अपन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे। P ऑफ A ऑन B इज इक्वल टू, A और B इवेंट है तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन B है नीचे, तो P ऑफ B आ जाएगा। नीचे जो इवेंट रहेगी उसे डिवाइड करना। अब अपने पास में P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकाले 0.32, और P ऑफ B की वैल्यू है 0.5 है, यही रख देते, यही पकड़ देता हूँ। P ऑफ A इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.3, ये अभी कैलकुलेट, जो चीज अपन कैलकुलेट कर लेते हैं उसका यूज कर सकते हैं अपन। और P ऑफ B की वैल्यू 0.05। अब देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद दो डिजिट है, यहाँ पर एक ही डिजिट है। अपन डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करना चाहते थे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो, हो गए दो दो डिजिट इक्वल हो गए, तो आप डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल करो। तो क्या आ गया? ये आ गया आपका 32/50। ये कैंसिल होता है, 2 से कैंसिल कर लो, 16 टाइम हो जाएगा, और 2 से 25 टाइम हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास में क्या आ गया? P ऑफ A ऑन B आ गया 16/25। ये आपका एक आंसर और आ गया। इसको डिवाइड करके लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोड़, लेकिन आएगा 0 पॉइंट समथिंग। चलिए नेक्स्ट है अपना P ऑफ A यूनियन B, थर्ड वन। P ऑफ A यूनियन B। अब देखो P ऑफ A यूनियन B निकालना है। आपके पास में P ऑफ A है, P ऑफ B है, और ये इंटरसेक्शन आपने निकाल दी। तो अब यहाँ पर 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा, क्या? सिंस P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन। याद आया? 11th क्लास की भी प्रोबेबिलिटी आ गई है, 11th क्लास में होता था यूज। P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन। इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला सेट के अंदर भी था आपका, यहाँ N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। आप चाहे तो इंटरसेक्शन वैल्यू निकाल, इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं आप, P ऑफ माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B को इधर ले और इसको इधर कर दो, तो इसके प्लेस पे यूनियन आ जाएगा। तो अपन इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू P ऑफ A यूनियन B तो आपको निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दो। P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A आपका 0.8 है, 0.8 प्लस P ऑफ B आपका 0.5 है,
माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये निकाले आप 0.32, 0.32। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो ये दो प्लस वाले 0.8 और 0.8, 8 और 5 13 हो जाएगा, और एक डिजिट का डेसिमल लगा दी क्योंकि प्लस कर रहा है, तो 1.3 हो गए माइनस 0.32। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए 1.3 और ये 0.32। देखिए माइनस करते टाइम पे एक चीज का ध्यान रखा जाता है, माइनस करते टाइम या प्लस करते टाइम पे डेसिमल वाले नंबर में डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। आप माइनस कर रहे हैं तब भी और प्लस कर रहे हैं तब भी। तो मैंने ये 1.3 लिखा है, और ये माइनस 0.3 के लिए डेसिमल के नीचे 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल और 32। अब डिजिट आपके बराबर कर लो, यहाँ पर दो डिजिट थे, यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो आप एक 0 लगा दो। प्लस या माइनस करते टाइम पे आप ध्यान रखेंगे कि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए। अब इसको आप माइनस करना, तो 0 में से 2 माइनस नहीं होता, यहाँ से 12 ले लो, 10 माइनस 2 कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका 2 ही बचा, यहाँ से ले लिया आपने 1 तो ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस 3 करेंगे तो 9। आपने 1 को ले लिए थे तो ये 0, 0.98 प्लस का बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.98। आप कैसा भी माइनस करो, कैसा भी प्लस करो, उससे मतलब नहीं है, आपको लिखना करेक्ट है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। पी ऑफ ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.98 होगी। 0.98 का मतलब क्या है, 98%। प्रोबेबिलिटी का 1% में भी वो कर सकते हैं डेसिमल में। 0.98 ये मैंने आपको बताया है ऐसे ही, किसी को अच्छे से वैसे ही आ जाता है, इसके बिना तो वैसे ही कर ले डायरेक्ट, मैंने ऐसे ही बता दिया सही के लिए कि कोई गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि जरा सा भी डेसिमल इधर उधर कर दिया आपने तो आंसर आपका गलत आ जाए। तो तीनों पार्ट कैलकुलेट कर लिया हमने। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया था 0.32, पी ऑफ ए ऑन बी आ गया आपका 16/25, और पी ऑफ ए यूनियन बी आ गया 0.9। आंसर चेक करके दिखाते हैं आपको, ये रहा 0.32, 0.64 और 0.98। ये अपना फ्रैक्शन में आया है, ये वाला 0.64 वाला, रहने दो, उसको डिवाइड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। सेकंड वाला अपना फ्रैक्शन में आया, उसको फ्रैक्शन में डेसिमल में डिवाइड करने की जरूरत नहीं, उसमें टाइम खराब करने की जरूरत है, आप डिवाइड भी करेंगे तो इतना ही आएगा। ये दो तो डेसिमल में दिख रहा है, ये वाला उसको मैं डेसिमल में लिख दिया, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, और किसी को लिखना है भाई तो वो लिख दे, कोई मनाही भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये आपको कैलकुलेट करना है। ए 2 टाइम्स पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। ये कंडीशन दी हुई है आपको, मतलब अपन यहाँ से पी ऑफ ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, और पी ऑफ बी जो है 5/13 दिया है, तो पी ऑफ ए ऑन बी आपको कैलकुलेट, एंड पी ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू 2/5, ये भी आपको गिवन। तो आपको निकालना क्या है, पी ऑफ ए यूनियन बी आपको निकालना। तो देखिए पी ऑफ ए यूनियन बी, अभी जो अपन ने फॉर्मूला यूज करें प्रीवियस क्वेश्चन में, क्या पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ये फॉर्मूला है। तो पी ऑफ ए की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेंगे, पी ऑफ बी की वैल्यू 5/13 गिवन है, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, तो ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी है पी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/, इसकी हेल्प से अपन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे, और फिर ये यूनियन वाला फॉर्मूला रख देंगे। तो चलिए एक एक चीज लेता हूँ मैं इसकी, पहले ये वाली कंडीशन को ले लिख के पी ऑफ ए और पी ऑफ बी निकाल लेते हैं। 2 टाइम्स पी ऑफ ए is equal to P of B is equal to 5/13 गिवन है। तो देखो यहाँ से P of B की तो वैल्यू डायरेक्ट है 5/13, 2 टाइम्स P of A को 5/13 के इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, therefore P of A कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 को, तो 13 2 26, 5/26 हो गया। एंड पी ऑफ बी को डायरेक्ट लिख लो, पी ऑफ बी कितना 5/13, 5/13। देखिए पी ऑफ ए और पी ऑफ बी तो आ गया अपने पास में। अब अपने को पी ऑफ ए यूनियन बी के लिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत पड़ेगी, तो इसको ले लो, पी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू 2/5 को ले लो, एंड पी ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू 2/5। यहां पर अपन पी ऑफ ए ऑन बी की वैल्यू रख देते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये। देखो दो इवेंट है ए और बी, तो ऊपर
पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, और डिवाइड किससे करेंगे, नीचे इवेंट बी है तो पी ऑफ बी से, इज इक्वल टू 2/5। अब आपके पास पी ऑफ बी की वैल्यू है, उसको रख दो, और पी ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना अपने को, which implies P of A intersection B, P of B की वैल्यू कितनी है 5/30 is equal to 2/5। ये 5/13 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, which implies P of A intersection B is equal to 2/5 into 5/13, ऊपर आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसको सॉल्व कर लो, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इनटू में तो 2/13 आ गया। ये आ गया आपका P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2/13। ये आ गया, ये आपका P ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन अपने को ये नहीं निकालना, अपने को P ऑफ A यूनियन B निकालना। अब अपन P ऑफ A यूनियन B वाला फॉर्मूला, नाउ P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन। ये 11 क्लास की प्रोबेबिलिटी से है भैया, पर 11 क्लास में था। अब वैल्यू रख दो आप इसके अंदर, सारी वैल्यू से आपके पास, विच एम्प्लाइज P ऑफ A यूनियन B तो आपको निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दो। P ऑफ A की वैल्यू आपके पास में 5/26 प्लस P ऑफ B की वैल्यू है आपके पास 5/13 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आपने निकाली 2/13। इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो यही ले लेता हूँ मैं, क्या क्या है 26, 13 और 13 का एलसीएम 26 आ जाएगा, 26 से डिवाइड करें 1/2 करेंगे तो 5 प्लस 13 से डिवाइड करें 2 टाइम्स 2 5 से 10 माइनस 13 से डिवाइड करें 2 टाइम्स 2 2 4, ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 10 15, 15 माइनस 4 करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11/56, 11/26। बस यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये आगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 11/26, यही कैलकुलेट करना था। आंसर दिखाते हैं 11/26, ये रहा 11/26। क्वेश्चन नंबर 5, if P of A is equal to 6/11, P of B is equal to 5/11 and P of A union B is equal to 7/11, फाइन। तो आपको ये तीन चीजों की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो जो चीज अपने को गिवन है मैं उसको लिख लेता हूँ। क्या क्या गिवन है, P ऑफ A इज इक्वल टू 6/11, P of B is equal to 5/11 and P of A union B is equal to 7/11। ये तीन प्रोबेबिलिटी अपने को गिवन थी और तीन कैलकुलेट करना है, तो वन बाय वन एक एक लेते जाते हैं। पहले फर्स्ट वाली क्या कैलकुलेट करना है उसी को लिख लेता हूँ, P ऑफ A इंटरसेक्शन, P ऑफ A इंटरसेक्शन P। देखिए अब अपने को ये कैलकुलेट करना था। अब ये कैलकुलेट करने के लिए पहले देख लो कि इसके लिए अपने पास में सारी चीजों की प्रोबेबिलिटी है या नहीं। P ऑफ A इंटरसेक्शन भी कैलकुलेट करना आपको, P ऑफ A गिवन है, P ऑफ B गिवन है और P ऑफ A यूनियन B गिवन है। देखिए तीन चीज गिवन है आपको और ये चौथी चीज आपको निकालना है। तो अभी जो अपन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 11 क्लास का, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, उसमें ये तीन क्वांटिटी की प्रोबेबिलिटी आपके पास में है, तो चौथी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो मैं वही वाला फॉर्मूला ले लेता हूँ यहाँ पर। सेंस P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B। वैल्यू रख दो इसके अंदर, which implies P of A union B 7/11 है,
7/11 इज इक्वल टू पी ऑफ ए आपका 6/11 है, प्लस पी ऑफ बी आपका 5/11 है, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको कैलकुलेट करना है, इसको ऐसे ही पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये नेगेटिव वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये 7/11 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो अपना आंसर आता है माइनस का प्लस हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस का हो गया, इधर शिफ्ट कर दिया तो इज इक्वल टू ये 6/11 पे एज इट इज ऐसी रहने दो, प्लस 5/11 पे ऐसी रहने दो, और ये 7/11 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 7/11। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो विच एम्प्लाइज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, देखिए सबके डिनोमिनेटर में 11 है तो 11 एलसीएम आ जाएगा, ये 6 + 5 -7 कैसा भी सॉल्व करिए आप, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, नीचे 11 है, ऊपर 6 + 5 11 - 7 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये 4/11 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई इंटरसेक्शन। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4/11, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकेंड है पी ऑफ ए अपॉन बी या ए ऑन बी, तो पी ऑफ ए ऑन बी लिखता हूं मैं पहले, सेकेंड पी ऑफ ए ऑन बी। अब देखिए पी ऑफ ए ऑन बी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन ने ये निकाल ली, और पी ऑफ बी की वैल्यू आपको गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या पी ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू, दो इवेंट ए और बी तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, न्यूमरेटर में ले लिया और डिनोमिनेटर में बी है आपका, तो पी ऑफ बी वैल्यू रखते हैं इनकी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने कैलकुलेट की है बी 4/11, तो ये 4/11, और पी ऑफ बी की वैल्यू आपको गिवन है 5/11। देखिए ये 5/11 डबल फ्रैक्शन में तो 11 ऊपर शिफ्ट होगा और ये वाला 11 नीचे आकर मैं इसमें यही कैंसिल कर देता हूँ, ये 11 से 11 कैंसिल, 4/5 ये आ गया आपका, विच एम्प्लाइज पी ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू 4/5, ये आपका एक आंसर और हो गया। सेकेंड वाले केस की प्रोबेबिलिटी आ गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी 4/5, प्रोबेबिलिटी देख लो अब 0 पॉइंट समथिंग ही आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। एक पार्ट और है थर्ड वाला, पी ऑफ बी अपॉन, नहीं कर देते हैं इसको, थर्ड क्या, पी ऑफ बी ऑन ए, बी ऑन ए का फॉर्मूला अपने पास में पी ऑफ ए और बी इवेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपने पास में है, और नीचे है तो पी ऑफ ए से डिवाइड करते हैं, पी ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू, ए और बी इवेंट है तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख लो या पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिख लो, बात एक ही, नीचे ए है तो पी ऑफ ए से डिवाइड कर दो, विच इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है आपके पास में ये 4/11, और पी ऑफ ए की वैल्यू भी गिवन है 6/11। देखो ये 6/11 डबल फ्रैक्शन में थी, 11 ऊपर शिफ्ट होगा, ये 11 नीचे शिफ्ट होगा, 11 से 11 को कैंसिल कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 4/6। 4/6 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, 2 से कैंसिल होगा तो 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो फाइनली अपने पास में आ गया पी ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू 2/3, ये आपकी थर्ड वाली प्रोबेबिलिटी। आंसर चेक करके दिखाते हैं आपको, एक है 4/11, 4/11, 4/5 और 2/3, 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, 4/11, 4/5 और 2/3, सही है, 4/11, 4/5 और 2/3। डिटरमाइन पी ऑफ ई ऑन एफ, इसका मतलब आपको मालूम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है एफ के ऊपर, इन एक्सरसाइजेस 6 to 9, एक्सरसाइज का मतलब होता है प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 6 से लेके 9 तक के, 6 से लेके 9 तक के कितने क्वेश्चन होंगे, 6 से लेके 9 तक के 4 क्वेश्चन होंगे, 9 - 6 करेंगे तो 3, ऐसा नहीं, देखो काउंट करो 6, 7, 8 और 9, एक क्वेश्चन ज्यादा रहता क्योंकि 6 भी इंक्लूड है इसके अंदर और 9 भी है, 6 और 9 दो तो यही हो गए,
और बचा वाला बीच का 7 और 8। लेकिन अगर किसी से पूछो आपने कि 6 to 9 कितने क्वेश्चन होंगे तो खट से माइनस करके 3 बोलेगा, इसीलिए मैंने पूछा था। आप ध्यान से 6 से लेके 9 तक क्वेश्चन जो है उसमें आपको पी ऑफ ई कैलकुलेट करना है। देखिए अभी तक क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि आपको ई की और एफ की और इंटरसेक्शन और यूनियन की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट देते हैं, अब वो यहाँ पर इवेंट दे रहा है। अब उस इवेंट के अकॉर्डिंग आपको पहले उस इवेंट के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं वो निकालना है, एन ऑफ ई एन ऑफ एफ, फिर उनकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है और उसके बाद आपको पी ऑफ ई ऑन एफ कैलकुलेट करना। आप क्वेश्चन में काम थोड़ा सा बढ़ जाए। चलिए एक एक पार्ट लेते हैं या एक एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन है आपके पास, उसको 3 बार टॉस किया जा रहा है। वेयर, फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड को 3 क्वेश्चन है, अपन एक एक लेंगे। तो ई एक इवेंट दी हुई है सच दैट, पढ़ते हैं इसको। ई इज एन इवेंट सच दैट हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस के अंदर हेड आना चाहिए। और एफ एक इवेंट है सच दैट हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, और फर्स्ट 2 टॉसेस के अंदर हेड आना चाहिए। तो मैं पहला पार्ट ले रहा हूं इसका, मैं इधर के पेज में ले लेता हूं इसको। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि कोई कॉइन अगर 3 बार टॉस किया जा रहा है तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे। एन ऑफ एस आपको चाहिए, क्योंकि एन ऑफ एस वो नंबर ऑफ एलिमेंट रहते हैं जितना कि उसके टोटल पॉसिबल आउटकम, उसी से अपन फेवरेबल आउटकम को डिवाइड करते हैं तो अपने को प्रोबेबिलिटी आती है। तो एक कॉइन को यदि अपन एक बार टॉस करेंगे तो 2 पॉसिबल आउटकम रहते हैं उसके अंदर, दूसरी बार टॉस करेंगे तो फिर 2 पॉसिबल आउटकम, तीसरी बार टॉस करेंगे तो फिर 2 पॉसिबल आउटकम। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का है, परमुटेशन के चैप्टर में पढ़े होंगे आपने, कोई इवेंट एम टाइम हो रही है और उसका एन टाइम हो रही है तो टोटल नंबर ऑफ बेस कितने हो जाते हैं, एम इंटू एफ। तो पहली बार में आपने कॉइन को टॉस करे तो 2 पॉसिबल आउटकम हेड और टेल, सेकंड टाइम उसको टॉस करेंगे तो 2 पॉसिबल आउटकम हेड और टेल, और थर्ड टाइम टॉस करेंगे तो 2 पॉसिबल आउटकम हेड एंड टेल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8 पॉसिबल आउटकम होंगे। 6 नहीं होंगे, प्लस नहीं करना है, 2 प्लस 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 ऐसा नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम करेंगे तो 8 पॉसिबल आउटकम होंगे। अब वो 8 पॉसिबल आउटकम मैं आपको लिख के भी बताता हूँ। चलिए लिखिए, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए देन उसका सैंपल स्पेस बनाना है एस, सैंपल स्पेस को एस के। अब देखिए आपको ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि जब एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे, 8। तो आपको 8 पॉसिबल आउटकम लिखने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर एक ही बार अपने टॉस करें तो 2 पॉसिबल आउटकम हेड और टेल आसानी से लिख सकते हैं। एक पॉइंट को अगर 2 बार टॉस करें तो 2 टू जा 4 पॉसिबल आउटकम, टी टी एच 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 टी और टी एच ऐसा आसान। लेकिन जब 2 से ज्यादा बार आता है, 3 बार आता था, 8 पॉसिबल आउटकम लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी। कभी हो सकता है कि कुछ 4 बार टॉस करने का बोल दे तो फिर 16 पॉसिबल आउटकम लिखना पड़ेगा आपको। कभी हो सकता है कि 5 बार टॉस करने का बोल दे तो फिर 32 आउटकम लिखने में आपको दिक्कत होगी। तो उसके लिए मालूम भी होगा, वैसे आपको मैं बता चुका हूँ पहले 11th क्लास में बताते हैं, हम 10th में बता देते हैं बच्चों को, आपको यहाँ बता देते हैं। आपको ये मालूम है कि 8 पॉसिबल आउटकम आने वाले ना, ये आपको पहले डिसाइड कर लेना 3 बार। तो 8 में कैसे लिखना आपको, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसा 8 बार आप यहाँ लिख दो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड, 8 बार लिखना, 1 2 3 4 5 6 7, एक और लिख दो टेल। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते, मैंने हेड से स्टार्ट किया, आप टेल से स्टार्ट कर, टेल हेड टेल टेल, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम बनाना है, 3 बार फेंक रही है, पहली बार फेंके आपने तो कैसे हेड आया या टेल आया, हेड आया टेल आया, ऐसा होगा। अब दूसरे कॉलम में क्या करना है, ये जो आपने आउटकम लिखे यहाँ पे हेड टेल इसको डबल करना है। तो पहले आपने 1 बार हेड लिखे थे, अब आप 2 बार हेड हेड और 2 बार टेल कर दो, टेल टेल डबल कर देंगे, फिर डबल हेड हेड और फिर टेल टेल। पहली बार फेंके तो ये वाले आउटकम थे, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। दूसरी बार फेंके तो हेड 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 2 बार, टेल टेल 2 बार, हेड हेड 2 बार, टेल टेल 2 बार। अब तीसरा वाला कॉलम, तीसरी बार जब फेंकेंगे तो ये जो आपने 2 हेड लिखे इसको फिर डबल कर दो, तो 2 हेड के 4 हेड लिख दो और 2 टेल के 4 टेल लिख दो। ये हेड 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 हेड, ये 4 बार हेड लिख दिया आपने, डबल कर दिया 2 हेड को, और टेल को भी डबल कर दो।
2 बार टेल थे तो 4 बार टेल, टेल 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 और ये टेल, और यहाँ पे करली ब्रैकेट बंद कर दो। देखो ये 8 पॉसिबल आउटकम। हेड हेड हेड, हेड टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल और टेल टेल टेल। ये मैंने तरीका बताया आपको लिखना, आपको कैसा भी लिखना है, डायरेक्ट लिखना है डायरेक्ट लिख लो, और ऐसा लिखेंगे तो इसमें कभी मिस्टेक नहीं होगी और कोई भी आउटकम आपका रिपीट नहीं होगा। 8 बार आ रहा है तो लिखने का तरीका कैसे बताया, 8 पॉसिबल आउटकम होंगे, 8 पॉसिबल आउटकम, तो पहले 8 लिख लो, एच टी एच टी एच टी एच टी पहली बार में, फिर दूसरी बार में 3 बार फेंकना है आपको, तो 2 3 जितनी बार फेंकना उतने कॉलम बनाएंगे, तो दूसरी बार में इनको डबल कर दो, 2 बार एच लिख दे, 2 बार टी लिख दे, 2 बार एच 2 बार टी, फिर थर्ड बार जब फेंकेंगे तो इसको फिर डबल कर दो, 2 बार एच लिखे थे तो अब 4 बार एच लिख दो, फिर 4 बार टी लिख दो, हो गई। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी इसमें रिपीट नहीं होगा और कभी आपसे मिस्टेक, कभी इसी क्वेश्चन में अगर वो 4 टाइम टॉस करने का बोल देता तो 4 बार टॉस करते तो 16 पॉसिबल आउटकम आते थे, यहाँ पे 16 टाइम लिखते एच टी एच टी एच टी 16 टाइम, फिर सेकंड कॉलम के अंदर डबल कर देते, 2 बार एच 2 बार टी 2 बार एच 2 बार टी, फिर थर्ड कॉलम के अंदर फिर डबल कर देते 4 बार एच 4 बार टी, ऐसा लिखते लिखते कभी फिर फोर्थ वाले कॉलम में 4 का 8 कर देते, 8 बार एच और 8 बार टेन, तो उसमें 16 आउटकम भी लिख सकते हैं। और कभी 5 बार बोलते हो तो 5 बार में 32 आउटकम आएंगे, तो 32 टाइम लिखना एच टी एच टी एच टी एच टी 32 टाइम, फिर सेकंड कॉलम में डबल कर दो, 2 बार एच 2 बार टी, थर्ड कॉलम में फिर डबल कर दो, 4 बार एच 4 बार टी, फोर्थ कॉलम में फिर डबल कर दो, 8 बार एच और 8 बार टी, और फिफ्थ कॉलम में फिर डबल कर दो, 16 बार एच और 16 बार टी, तो ऐसे 32 पॉसिबल आउटकम आ जाते हैं। इसमें कभी मिस्टेक भी नहीं होगी और कोई आउटकम रिपीट भी नहीं, ऐसा लिख लेंगे आप तो कभी गलती होगी नहीं और टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, अगर उसको टॉस करें तो उसका सैंपल स्पेस इतना आ गया, दैट इज एन ऑफ एस कितना हो गया, दैट इज एन ऑफ एस, मतलब एस के अंदर पॉसिबल आउटकम कितने आ गए, 8 आ गए, ऐसा आपने लिख दी 8। अब एक एक इवेंट लेते हैं, उसको डिस्क्राइब किया उसने। ई इज एन इवेंट सच दैट क्या, हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस के अंदर हेड आना चाहिए, थर्ड मतलब तीसरे नंबर। आप देख लो, आप यहाँ से आसानी से ढूंढ सकते हैं आप थर्ड टॉस के अंदर हेड किसके किसके अंदर आ रहा है। देखो एक तो हेड आपका यहाँ आया, थर्ड टॉस के अंदर देखना आपको हेड, इसमें भी थर्ड टॉस के अंदर हेड आया, इसमें भी थर्ड टॉस के अंदर हेड आया, बस एक इसमें भी थर्ड टॉस के अंदर हेड आया, बाकी देखो इसमें टेल आया, इसमें टेल आया, इसमें टेल आया, तो ये 4 पॉसिबल आउटकम आए। कौन से लिख लो उसको, एच एच एच, एक तो ये आ गया, टी एच एच, फिर थर्ड वाला एच टी एच टी एच, और फिर फोर्थ वाला टी टी एच। देख लो आप, ये चारों पॉसिबल आउटकम के अंदर थर्ड वाले टॉस में आपको हेड दिख रहा है, बाकी आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं थर्ड वाले टॉस के अंदर टेल है, तो ये 4 पॉसिबल आउटकम आ गए। ई के अंदर, ई इवेंट के अंदर तो कितने, एन ऑफ ई कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, दैट इज एन ऑफ ई इज इक्वल टू 4। आराम से लिखना आपको ऐसा। अब नेक्स्ट इवेंट है, एफ इज एन इवेंट क्या, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहली 2 टॉसेस के अंदर हेड आना चाहिए, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। देखना पहली 2 टॉस के अंदर देखना है आपको, तो पहली 2 टॉस के अंदर हेड आना, देखो इसमें आ रहा, पहली 2 टॉस के अंदर हेड आ रहा, फिर इसमें नहीं आ रहा, पहली 2 टॉस के अंदर हेड नहीं आ रहा, इसमें भी पहली 2 टॉस में हेड नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, पहली इसमें आ रहा, पहली 2 टॉस में हेड, ये वाली एक इवेंट है। फिर इसमें नहीं आ रहा पहली 2 टॉस के अंदर, इसमें भी नहीं आ रहा पहली 2 टॉस के अंदर, इसमें भी नहीं आ रहा, तो कितनी इवेंट में आ रहा है, ये 2 में आ रहा है, तो दोनों को लिख लो ऐप के अंदर। फर्स्ट 2 टॉसेस के अंदर हेड एच एच एच, एक तो इसमें आ रहा और एक आ रहा इस एच एच टी, बस देखो एक ये लिखा मैंने और एक ये लिखा, देख रहा, तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर, 2 एलिमेंट आ रहे हैं, तो एन ऑफ एफ कितना हो जाएगा 2, दैट इज एन ऑफ एफ इज इक्वल टू 2। ये निकाल लिया अपन। अब अपने को निकालना क्या है, पी ऑफ ई अपॉन एफ निकालना है, तो इसके लिए अपने को दोनों के इंटरसेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये ई इवेंट है और ये एफ इवेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, एंड ई इंटरसेक्शन है, ई में और एफ में क्या क्या फॉर्म है, तभी तो अपन इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे।
देखो भाई ई में और एफ में क्या कॉमन, इसमें दो एलिमेंट दिख रहे हैं, इसमें चार है, तो देखो ये वाले है क्या इसके अंदर, एच एच है क्या इसके अंदर, एच 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 है, एक तो ये कॉमन है, एच एच टी है क्या, एच एच टी नहीं, इसमें टी एच एच है, इसमें एच टी एच है, टी टी, तो एक ही एलिमेंट कॉमन है ये वाला, तो ये आ जाएगा एच एच एच। और कोई एलिमेंट कॉमन तो नहीं दिख रहा, ये वाला नहीं है इसके अंदर, देख लो इसमें दो एच थे शुरू में, दो एच शुरू वाला कोई भी नहीं, तो ई इंटरसेक्शन एफ में एक ही एलिमेंट आया, तो दैट इज एन ऑफ ई इंटरसेक्शन है, एन आपका मतलब उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, वन। अब अपने पास में सब आ गया, अब अपन सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं जिस जिस चीज की अपने को जरूरत। चलिए अब मैं डायरेक्ट पी ऑफ ई ऑन एफ निकालता हूं ना, पी ऑफ ई ऑन एफ, ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है एफ के बजाय, वो क्वेश्चन यही बोल रहा है डिटरमाइन पी ऑफ ई ऑन एफ, तो पी ऑफ ई ऑन एफ का फॉर्मूला अपने पास में, देखिए दो इवेंट है ई और एफ, तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे आपकी एफ इवेंट है तो पी ऑफ एफ से डिवाइड कर, ये डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में फॉर्मूला है, और अपने पास में भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, अभी अपने केवल एलिमेंट लिए, तो फेवरेबल आउटकम को टोटल आउटकम या एन ऑफ एस से डिवाइड कर देंगे आप 8 से, तो प्रोबेबिलिटी आती जाएगी। देखो अब इसको कैसा लिखते हैं, विच इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकलेगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एस, ई इंटरसेक्शन एफ को एन ऑफ एस से डिवाइड करना है, तो एन ऑफ एस कितना है, एन ऑफ एस 8 है, और ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1 है, एन ऑफ इंटरसेक्शन 1 है, तो 1/8 हो जाएगा, ये जो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है इसको 1/8 लिख रहा हूँ। समझ में आया आपको ये 1/8 कैसे आ गई प्रोबेबिलिटी, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपका 1 है, और एन ऑफ एस से डिवाइड करना है, एन ऑफ एस 8 है, तो 1/8 हो गई आपकी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब ऐसे ही पी ऑफ एफ निकालो, तो पी ऑफ एफ में एन ऑफ एफ कितना है देख लो, एन ऑफ एफ आपका 2 है, इस एन ऑफ एफ को आप एन ऑफ एस से डिवाइड करो, एन ऑफ एस कितना है 1, एन ऑफ एस आपका 8 है, तो पी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 2/8 हो जाएगी। ये आपको निकालते आना, ये ओरली निकाल लिया है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को एन ऑफ एस से डिवाइड कर दिया तो 1/8 आ गया। पी ऑफ एफ के लिए एन ऑफ एफ 2 था आपका, इसको आप एन ऑफ एस से डिवाइड कर लेंगे, एन ऑफ एस 8 है तो 2/8, इसको सॉल्व कर लो, देखो ये 2/8 डबल फ्रैक्शन में, ये 8 ऊपर जाएगा 8 नीचे आएगा, तो 8 से 8 को मैं यही कैंसिल कर देता हूँ, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आ गई अपनी 1/2, ये आपका आंसर। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/2, देखो इसमें काम बढ़ गया, इसमें डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं थी, ये डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं थी, अपन ने ये इसके कितने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है एन ऑफ ई में एन ऑफ एफ में और उसके इंटरसेक्शन वो निकाल ली, और फिर डायरेक्ट उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती, फेवरेबल केसेस को आप टोटल केसेस से डिवाइड कर दो, तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इसके फेवरेबल केसेस हो गए, इसको एन ऑफ एस से डिवाइड कर दी, पी ऑफ एफ के लिए एन ऑफ एफ इसके फेवरेबल केसेस हो गए, इसको टोटल केसेस एन ऑफ एस से डिवाइड कर, सॉल्व कर देंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। चेक करके दिखाता हूँ मैं आंसर, 6 का फर्स्ट पार्ट ये आ गया, उसका 6 का फर्स्ट पार्ट 1/2। चलिए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सेकंड, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम, एक कॉइन को फिर से 3 टाइम टॉस किया जा रहा था, ई इवेंट दी हुई है सच दैट एटलीस्ट 2 हेड्स, और एफ इवेंट है एटमोस्ट 2 हेड्स। देखिए एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, तो अब ये दो इवेंट डिस्क्राइब करके दी हुई है, अपन इससे एन ऑफ ई और एन ऑफ एफ निकालेंगे पहले, और एन ऑफ एस तो अपना निकला हुआ है पहले एक बार अपन ने निकाले, तो मैं उसी को यहाँ पे ले लेता हूँ, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। कौन सा, ये वाला जो एस अपन ने बनाए थे और एन ऑफ एस निकाले थे इतना, है ना, ये एन ऑफ एस में ये वाला ले लेते हैं। ये एक कॉइन को 3 बार जब टॉस करेंगे तो ये 8 पॉसिबल आउटकम लिखे हुए हैं अपने पास में, तो ये इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं बस, क्या ई क्या हो जाएगी, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड ढूंढिए, इसमें कम से कम 2 हेड किस में देख रहे हैं। देखिए कम से कम 2 हेड का मतलब 2 हेड हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो देखो इसके अंदर
कम से कम दो हेड है? दो हेड दिख रहे हैं आपको, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं एटलीस्ट। इसके अंदर भी आपके कम से कम दो हेड है, इसके अंदर भी कम से कम दो हेड है, इसके अंदर एक ही हेड है, ये वाला नहीं लेंगे। उसके नीचे वाले में इसके अंदर कम से कम दो हेड है, ये ले लेंगे। फिर उसके नीचे वाले में यहाँ पर आपके दो हेड नहीं है कम से कम, इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे भी कम से कम दो हेड नहीं है, इसको भी नहीं लेंगे। और यहाँ पे भी दो हेड नहीं है। तो केवल कितने केस है? 1 2 3, और ये चारों केसेस को लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एटलीस्ट टू हेड्स वाले कौन कौन से हो गए? एच 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 फर्स्ट वाला लिख दिए। फिर सेकंड वाला लिख दो टी एच एच, और देखते रहो उसमें कि कम से कम दो हेड होना चाहिए। थर्ड वाला लिख दो एच टी एच, और फिफ्थ वाला लिख दो एच एच टी। देखो कोई भी चीज रिपीट नहीं होना चाहिए, और सब में कम से कम दो हेड दिखना चाहिए। कितने हो गए ये? 1 2 3 4। तो दैट इज एन ऑफ ई कितना हो गया? एन ऑफ ई इज इक्वल टू हो गया आपका 4। अब ये वाली इवेंट एफ, इसको भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। एफ इज एन इवेंट सच दैट एट मोस्ट टू हेड्स, एटमोस्ट टू हेड्स। अब इसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। देखिए एटमोस्ट टू हेड्स का मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हेड, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दो से कम हेड हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो यहां पर, इधर से चलता हूं मैं, यहाँ पे एक भी हेड नहीं है, तो ये एटमोस्ट टू हेड में आ जाएगा एक। फिर यहां पर एक हेड दिख रहा, तो एटमोस्ट टू हेड में आ जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हेड, कम की कोई लिमिट नहीं है। कम 0 हेड भी हो सकता है, 1 हेड भी हो सकता है, तो ये भी आ जाएगा। यहाँ पर देखो एक हेड दिख रहा, तो ये भी एटमोस्ट टू हेड में आ जाएगा। यहाँ पर दो हेड दिख रहे हैं आपके, तो ये भी आ जाएगा आपका एटमोस्ट टू हेड में। यहाँ पर आपका एक हेड दिख रहा है, तो ये भी आपका आ जाएगा एटमोस्ट टू हेड के अंदर। यहाँ पर दो हेड दिख रहा है, तो ये एटमोस्ट टू हेड में आ गया। यहाँ पर दो हेड दिख रहा है, तो ये भी एटमोस्ट टू हेड में आ गया। लेकिन ये वाला देखो आप, एच एच एच, इसमें तीनों हेड आ रहा है। अपने को दो से ज्यादा नहीं चाहिए, तो ये पहले वाले को छोड़ दो, बाकी के पूरे साथ लिख दो। एटमोस्ट टू हेड मतलब दो से ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए, तीन हेड नहीं होना चाहिए, दो से कम जितने भी 0 हेड है वो भी आ जाएगा, एक हेड वाला आ जाएगा, दो हेड वाला। ये पूरे सातों केसेस को लिख देते हैं जिसको मैंने ये ग्रीन वाले हाइलाइटर से किया। तो ये पहले वाले को छोड़ दो, इसमें तीन हेड आ रहा है, बाकी के पूरे सात लिख दो। टी एच एच, फिर एच टी एच, उसके बाद फोर्थ वाला लिख लो टी टी एच, फिर लिख लो फिफ्थ वाला एच एच टी, फिर लिख लो सिक्स्थ वाला टी एच टी, फिर लिख लो सेवंथ वाला एच टी टी, और फिर लिख लो एट्थ वाला टी टी टी। पूरे सात लिख दिए। फर्स्ट वाले को छोड़ दी, क्योंकि इसके अंदर एटमोस्ट टू हेड नहीं, तीन हेड थे उसके। अपने को एटमोस्ट टू चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दो। कितने हो रहे हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7। दैट इज एन ऑफ एफ आ गया आपका 7। अब अपने को पी ऑफ ई अपॉन एफ निकालना, तो इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ये ई और एफ दोनों इवेंट अपने पास में, इसका इंटरसेक्शन ले लो। एंड ई इंटरसेक्शन एफ में देखो कौन कौन से एलिमेंट आ गए। ई के और एफ के अंदर कौन कौन सी चीज कॉमन है? देखो इसके अंदर 4 है और इसके अंदर 7 है, तो ये 4 कॉमन हो सकते, ढूंढ लो। एच 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 है क्या इसके अंदर? नहीं है। तीनों एच वाला है क्या? नहीं है। टी एच एच है, देखो टी एच एच ये वाला कॉमन, एक ये दिख रहा, ये दोनों के अंदर कॉमन। एच टी एच ये दिख रहा है, एच टी एच ये भी कॉमन है, ये एच टी एच एच टी एच। उसके बाद ये वाला एच एच टी, ये एच एच टी दिख रहा, बस ये वाला कॉमन, ये तीन कॉमन होंगे, ये तीनों कॉमन को लिख लो। टी एच एच, फिर एच टी एच, फिर एच एच। देखो भाई ये तीन एलिमेंट जो है, ये ई के अंदर भी और एफ के अंदर भी, तो ये इंटरसेक्शन होगा। कितने दिख रहा है? 1 2 3, तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा? दैट इज एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 3। एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 3 आ गई। अब सबके आपके एलिमेंट आ गए। अब इनकी प्रोबेबिलिटी आप एन ऑफ एस से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट ले लेते हैं अपन। नाउ पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, नाउ पी ऑफ ई ऑन एफ
इज इक्वल टू, देखिए ई और एफ इवेंट है तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी, नीचे आपका एफ था तो पी ऑफ एफ से डिवाइड था, बस वैल्यू रखते हैं अब इसके अंदर, विच इज इक्वल टू, अब देख लो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकलेगा, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को एन ऑफ एस से डिवाइड करें, तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है आपके उसमें 3 है, और एन ऑफ एस कितना है, एन ऑफ एस कितना था आपका 8 था ना, 8, तो कितना हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ 3 है और टोटल एन ऑफ एस जो है आपका 8 है, तो 3/8 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, 3/8, ये आपकी 8 है एन ऑफ एस। पी ऑफ एफ, पी ऑफ एफ कैसे निकलेगा, एन ऑफ एफ को एन ऑफ एस से डिवाइड करते हैं, एन ऑफ एफ कितना है, एन ऑफ एफ है 7, तो 7/8 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, डायरेक्ट लिख दी, ये डबल फ्रैक्शन तो 8 ऊपर जाएगा 8 नीचे आएगा, मैं इसको यहीं कैंसिल कर देता हूँ, 8 से 8 क्या आ गया 3/7, ये आपकी पी ऑफ ई ऑन है, ये आ गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर 3/7। आंसर देख लेते हैं, छठवे का सेकंड पार्ट ये रहा 3/7। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स वेयर ई इवेंट दिया एटमोस्ट 2 टेल्स और एफ एटमोस्ट 1 टेल, तो एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जा रहा, तो सैंपल स्पेस वही रहेगा एस 8 पॉसिबल आउटकम वाला, उसी को मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये है अपने पास में, और एन ऑफ एस कितना है यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज एन ऑफ एस इज इक्वल टू 8, ये 8 पॉसिबल आउटकम है, ये बना के रखी है अपन ने पहले क्वेश्चन में, पहले पार्ट के लिए जो किए थे वही वाला है। अब ये 2 इवेंट को आपको डिस्क्राइब करके लिखना, चलो लिखो इसको, क्या है ई एटमोस्ट 2 टेल्स, निकालना आपको वही पी ऑफ ई ऑन एफ है, तो एटमोस्ट 2 टेल का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, अब देख लो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल वाली कौन सी सिचुएशन है, ज्यादा से ज्यादा मतलब 2 टेल से ज्यादा 3 टेल नहीं होना चाहिए, तो इसमें देखो इसमें तो एक भी टेल नहीं है, तो ये वाला ले लेंगे अपन एक, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 2 टेल बोल रहा है, तो इसमें एक टेल दिख रहा है आपको, इसको ले सकते हैं अपन, इसमें भी एक टेल दिख रहा है, इसको भी ले सकते हैं अपन, इसमें आपको 2 टेल दिख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल में ये वाला भी आ जाएगा, तो भी ले सकते हैं, उसके बाद इसमें आपको एक ही टेल दिख रहा, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल में ले सकते हैं इसको, 2 से ज्यादा नहीं लेना है बस, उसके बाद इसमें देखिए 2 टेल दिख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल में ये भी आ जाएगा, उसके बाद यहाँ देखिए 2 टेल दिख रहा है, तो ये भी आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा 2 टेल में, और इसके अंदर देखिए इसके अंदर तीनों टेल दिख रहा है, अपने को ज्यादा से ज्यादा 2 टेल चाहिए, तो ये वाला नहीं है, तो इसको छोड़ दो और ये वाले 7 लिख दो आप स्टार्टिंग, तो ई के अंदर आ जाएंगे आपके एच एच एच, फिर सेकंड लिख दो टी एच एच, थर्ड लिख दो एच टी एच, फोर्थ लिख दो टी टी एच, फिर फिफ्थ लिख दो एच एच टी, फिर सिक्स लिख दो टी एच टी, और फिर 7 लिख दो एच टी टी, देखो 7 लिखना है आपको, एक को छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7, और कोई चीज रिपीट नहीं होना चाहिए, तो दैट इज एन ऑफ ई कितना हो गया, एन ऑफ ई हो गया आपका 7। अब एफ वाली इवेंट ले लो, एफ इज एन इवेंट सच दैट क्या, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, देखिए एटलीस्ट 1 टेल का मतलब था कम से कम एक टेल, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते हैं, तो अब देखना जरा, कम से कम एक टेल होना चाहिए, तो ये पहले वाले में तो है ही नहीं आपका टेल, इसको छोड़ दो, दूसरे वाले में आपको एक टेल दिख रहा है, कम से कम एक टेल होना चाहिए, तो ये वाला ले लेंगे, चलो आपको कलर, हाँ ठीक है, दूसरे वाले में भी कम से कम एक टेल दिख रहा है आपको, तीसरे वाले में आपको 2 टेल दिख रहा है, तो कम से कम एक टेल आ जाएगा, इसमें भी ये भी ले लेंगे, चौथे वाले में आपको एक टेल दिख रहा है, तो कम से कम एक टेल में ये भी आ जाएगा, पांचवे वाले में इसमें, ये छठवे वाले में इसमें 2 टेल दिख रहे हैं आपको, कम से कम एक टेल में आ जाएगा,
उसके बाद वाले में 2 टैल दिख रहे तो कम से कम 1 टैल में आ जाएगा, और लास्ट वाले में 3 टैल दिख रहा तो ये भी कम से कम 1 टैल में आ जाएगा। तो आपको इसमें सारे लेना है, सिर्फ पहला वाला छोड़ देना। पहले वाले में एक भी टैल नहीं था, बाकी में कम से कम 1 टैल है। 1 टैल भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 1 होना चाहिए कम से कम। देख दो ये लास्ट के साथ पहले वाले को छोड़ के। तो ऐप में क्या क्या आ जाएंगे आपके, पहले वाले को छोड़ दो बस, THH, सेकंड वाला लिख दिया, थर्ड वाला लिख दो HTH, फोर्थ वाला लिख दो TTH, फिफ्थ वाला लिख दो HHT, सिक्स्थ वाला लिख दो THT, सेवंथ वाला लिख दो HTT, और एट्थ वाला लिख दो TTT। लिखने के बाद देख लो कम से कम 1 टैल सब में दिखना चाहिए। इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें सब में कम से कम 1 टैल है। इसमें एक भी टैल नहीं था आपका पहले वाले में, इसलिए छोड़ दिया उसको। देखते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो दैट इज n इज इक्वल टू 7। अब अपने को P ऑफ E ऑन एफ निकालना, तो उसके लिए इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो E इंटरसेक्शन एफ निकालो। E इंटरसेक्शन एफ, देखो भाई E इंटरसेक्शन एफ, E इंटरसेक्शन एफ में क्या आ जाएगा आपका, ये E है आपका और ये एफ। क्या क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें 1 2, इसमें 7 है और इसमें भी 7। देखो इसमें TT वाला है, 3T वाला, और इसमें 3T वाला नहीं है, इसमें 3H वाला है। तो ये वाले दो नहीं रहेंगे, ये वाला कॉमन नहीं है और ये वाला कॉमन, बाकी के जो बचे वाले वो कॉमन है। देखो ढूंढ के बताते हैं। THH इसमें है, THH इसमें भी, HTH इसमें है, HTH इसमें, TTH इसमें है, TTH इसमें है, HHT इसमें है, HHT इसमें है, THT इसमें है, THT इसमें है, और ये HTT इसमें है, HTT इसमें। सिर्फ ये जिसको मैंने हाईलाइटर से किया ये वाले नहीं, तो ये 2 को छोड़ दो, बाकी के 6 लिख दो, 6 लिख दो बाकी, ये पूरे लिख दो आप। ये वाला छोड़ दिए, इसमें से ये वाला छूट जाएगा, ये पूरे आ जाएंगे। तो THH, HTH, TTH, HHT, THT, एक लास्ट वाला HTT। आप ढूंढ के देख लो, ये दोनों में मिलेंगे आपको, इसमें भी मिलेगा और इसमें मिलेगा। मैंने ये वाला छोड़ दिया और ये वाला छोड़ दिया। कितने हो रही है, 1 2 3 4 5 6, तो दैट इज n ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब अपन कोई भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अपने पास में n ऑफ E भी है, n ऑफ F भी है, n ऑफ E इंटरसेक्शन F भी और n ऑफ S भी। नाउ P ऑफ E ऑन F, दो इवेंट है E और F, तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन नीचे F है तो P ऑफ F से डिवाइड कर, इज इक्वल टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F का मतलब n ऑफ E इंटरसेक्शन F को n ऑफ S से डिवाइड करो, तो n ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना है 6 से, और n ऑफ S कितना है 8, तो 6 अपॉन 8 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ E इंटरसेक्शन F। फिर नीचे P ऑफ F, तो n ऑफ F ये है आपका, इसको n ऑफ S से डिवाइड करें, ये 7 है और ये 8 है, तो 7 अपॉन 8। ये डबल फ्रैक्शन में तो 8 ऊपर जाएगा 8 नीचे आएगा, मैं ही कैंसिल कर देता हूँ इसको, 8 से 8 कैंसिल, क्या आ जाएगा 6 अपॉन 7। ये आ गई आपकी P ऑफ E ऑन F की प्रोबेबिलिटी 6 अपॉन 7। आंसर दिखा देता हूं मैं आपको, ये रहा 6 अपॉन 7। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। अब देखिए 2 कॉइन को एक बार फेंका जा रहा है, 2 कॉइन है आपके पास में, उसको एक बार फेंका, तो वेयर फर्स्ट है E टैल अपीयर्स ऑन द 1 कॉइन, एक कॉइन के ऊपर टैल अपीयर होता है। F है 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन हेड को शो करता है, और दूसरा पार्ट E है इवेंट नो टैल अपीयर्स, कोई टैल नहीं आता, और F इवेंट को डिस्क्राइब करके दिया नो हेड अपीयर्स, कोई हेड नहीं आता। तो मैं एक एक पार्ट लेते जाऊंगा इसका। सबसे पहले 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 2 कॉइन को एक बार फेंका जा रहा है। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, देन देखिए 2 कॉइन को एक बार फेंका जा रहा है, तो सैंपल स्पेस
एक दोनों कॉइन को इकट्ठे फेंकी, एक में हेड आ गया, एक में टेल आ गया, एक में टेल आ गया, दूसरे में हेड आ गया, दोनों में हेड आ गया, दोनों में टेल आ गया। पहले वाले कॉइन में, एक कॉइन में दो पॉसिबल आउटकम है, दूसरे कॉइन में दो पॉसिबल आउटकम है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 2 इंटू 2 4 होंगे। तो 4 अपन आराम से लिख सकते हैं ऐसी डायरेक्ट। मान लीजिए दोनों में हेड आ गया, मान लीजिए एक पहले वाले में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया, मान लीजिए पहले में एक में टेल आ गया, एक में हेड आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में टेल आ गया, बस इससे ज्यादा पॉसिबल आउटकम नहीं बनेंगे, 4 ही बनेंगे, 2 2 4। तो दैट इज एन ऑफ एस कितना हो गया आपका, 4। एन ऑफ एस तो अपन ने लिख लिया। अब पहला वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में ई टेल, ई इज एन इवेंट सच दैट टेल अपीयर्स ऑन वन पॉइंट। एक पॉइंट पर टेल आना चाहिए, किसी पे भी आ जाए, चाहे पहले वाले पे आ जाए चाहे दूसरे वाले पे आ जाए। तो ई क्या हो जाएगा आपका, एक पॉइंट पे आना चाहिए। तो देखो इसमें तो दोनों कॉइन के ऊपर हेड आ रहा है, एक भी कॉइन पे टेल नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है एक के ऊपर टेल। तो एक आ जाएगा आपका ये वाला एच टी, एक पे आना चाहिए आपका टेल। फिर इसको देखो, इसमें एक पे टेल एक पे हेड आ रहा, तो एक पे आ रहा है आपका टेल, ये भी आ जाएगा टेल हेड। उसके बाद इसको देखो, इसमें दोनों में टेल आ रहा है, अपने को दोनों टेल नहीं चाहिए, एक पे आना चाहिए टेल, तो ये भी छूट जाएगा आपका। तो ये सेकंड वाला और थर्ड वाला दो ही आएंगे इसके। इसको मैच करके देख लो, टेल अपीयर्स ऑन वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट पे टेल आना चाहिए, दोनों पे इकट्ठे को टेल नहीं आना चाहिए, एक टेल आना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी नहीं और एक से कम भी नहीं। तो एन ऑफ ई कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। दैट इज एन ऑफ ई इज इक्वल टू 2। अब एफ इवेंट, एफ क्या है, वन कॉइन शोज हेड, एक पॉइंट पर हेड आना चाहिए, एक पे हेड बोल रहा है, एक से ज्यादा पे भी हेड नहीं आना चाहिए, एक से कम पे भी नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ तो दोनों पे हेड आ रहा है तो ये नहीं लेंगे, इसमें एक में हेड आ रहा है तो एच टी एक ले लो। उसके बाद टेल हेड, इसमें एक पे हेड आ रहा है, इसको भी ले लो टेल हेड। उसके बाद इसको देखो, दोनों में टेल आ रहा है, अपने को एक पे हेड चाहिए, ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, दोनों में टेल आ रहा है, अपने को एक पे हेड चाहिए बस। तो दैट इज एन ऑफ एफ कितना हो जाएगा, दो पॉसिबल आउटकम आ रहा है इसमें, दो। अब अपने को ई ऑन एफ निकालना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ की जरूरत पड़ेगी, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। एंड ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ इवेंट के अंदर कॉमन देख लो क्या दिख रहा है, ई के अंदर एच टी है, इसके अंदर एफ के अंदर भी एच टी है, ई के अंदर टी एच है, इसके अंदर भी टी एच है, दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो ई के अंदर आ गया आपका एच टी कॉमा टी एच। देखो ये दोनों आउटकम जो है ई के अंदर भी और एफ के अंदर भी कॉमन आ गए। दैट इज एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, 2 हो गए। बस आपके पास में आप एन ऑफ ई भी आ गया, एन ऑफ एफ भी आ गया, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी आ गया। अब आप पी ऑफ ई ऑन एफ निकाल सकते हैं। नाउ पी ऑफ ई ऑन एफ इज इक्वल टू, देखिए दो इवेंट है तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी न्यूमरेटर में ले लो, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ, नीचे एफ है तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ, विच इज इक्वल टू, अब देखना पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना तो कैसे निकलेगा, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 2 है, और एन ऑफ एस कितना है आपका, एन ऑफ एस 4 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ 2/4। फिर पी ऑफ एफ, तो एन ऑफ एफ कितना है, एन ऑफ एफ है आपका 2, और इसको एन ऑफ एस से डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये भी 2/4। देखो न्यूमरेटर में भी 2/4 और डिनोमिनेटर में भी 2/4, पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, ये आ गया आपका पी ऑफ ई ऑन एफ 1 की प्रोबेबिलिटी 1 आ सकती है आपकी, 1 भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, और 0 और 1 के बीच में। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, ये मैंने एस को लिख लिया, वही वाला लिया है एस। अब ई इवेंट क्या है, ई इवेंट ई सच दैट नो टेल अपीयर्स, कोई भी टेल नहीं दिखना चाहिए। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, देखो इसमें टेल दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, तो एक आ जाएगा एच एच,
उसके बाद इसमें टेल दिख रहा है क्या? दिख रहा है, तो इसको छोड़ दो। इसमें टेल दिख रहा है क्या? इसको भी छोड़ दो। इसमें टेल दिख रहा है क्या? इसको भी छोड़ दो। तो क्या आएगा? एक ही आएगा, नो टेल अपीयर्स, दोनों हेड है। दैट इज एन ऑफ ई कितना होगा? एन ऑफ ई 1 हो गया। एंड एफ इवेंट, एफ इज एन इवेंट सच दैट नो हेड अपीयर्स, नो हेड अपीयर्स। देखिए कोई भी हेड नहीं दिखना चाहिए। ऐप में क्या आ देंगे? इसमें तो 2 हेड दिख रहे हैं, ये नहीं आएगा। इसमें एक हेड दिख रहा है, ये भी नहीं आएगा। इसमें एक हेड दिख रहा है, ये भी नहीं आएगा। इसमें दोनों टेल दिख रहे हैं, एक भी हेड नहीं दिख रहा है, ये आएगा। टी टी, एक ही आएगा सब, नो हेड अपीयर्स। दैट इज एन ऑफ एफ इज इक्वल टू 1। अब अपने को पी ऑफ ई ऑन एफ निकालना है, तो इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो ई एफ एफ का इंटरसेक्शन ले लो। एंड ई इंटरसेक्शन एफ, देखो ई में और एफ में कोई चीज कॉमन दिख रही है? इसमें दोनों एच है, इसमें दोनों टी है। इसमें एच एच और इसमें टी टी, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो आप एम्प्टी सेट ऐसा ले सकते हैं और फाई ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक सिंबल, ये ले लो या ये ले लो। अब इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है आपका, तो दैट इज एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन एफ आपका 0 हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट नहीं रहता तो उसको 0 कहते हैं। इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ 0, 0 एलिमेंट है इसके अंदर। अब अपने पास में इंटरसेक्शन एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी आ गया, एन ऑफ ई भी आ गया, एन ऑफ एफ भी आ गया। अब अपन पी ऑफ ई ऑन एफ निकाल सकते हैं। नाउ पी ऑफ ई ऑन एफ इज इक्वल टू, दो इवेंट ई और एफ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा न्यूमरेटर में, और नीचे आपका एफ है, तो पी ऑफ एफ से डिवाइड कर दें, विच इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को देखो, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ एस 4 है और एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0 है, तो 0 अपॉन 4 हो गए। न्यूमरेटर की प्रोबेबिलिटी 0 अपॉन 4। डिनोमिनेटर में पी ऑफ एफ, तो एन ऑफ एफ को एन ऑफ एस से डिवाइड कर, एन ऑफ एफ 1 है और एन ऑफ एस 4 है, 1 अपॉन 4। ये डबल फ्रैक्शन है, तो ये 4 ऊपर जाएगा, ये 4 नीचे। ऊपर आपका 0 और नीचे 1। 0 को किसी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी 0 आ सकती है, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट रह जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। ये आपका पी ऑफ ई ऑन एफ आ गया 0। आंसर हमेशा आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 1 के बीच में ही आएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा 1, और बाकी का 0 पॉइंट समथिंग या 0 और 1 के बीच में। आंसर दिखा देता हूँ आपको दोनों के, एक 0 आया अपना और एक 1। एक श्योर इवेंट थी और एक इम्पॉसिबल। ये रहा 7 का फर्स्ट 1 और दूसरा 0।